हायर परचेज में आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ नई बातें आपको बताएंगे। तो सामने स्क्रीन के ऊपर आपको आज का हमारा टॉपिक नजर आ रहा है, जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट एंड रीपोजेशन। और अगर आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल हो पा रही है तो जरा एक बार थम्स अप कर दीजिए, सो दैट मैं प्रोसीड करूं। ओके, थम्स अप आ गया है। वॉइस भी इसका मतलब क्लियर आ रही है। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिफॉल्ट एंड रीपोजेशन। डिफॉल्ट एंड रीपोजेशन। और इसके लिए मैं आपके साथ चलता हूं। चलिए पहले समझाते हैं, फिर आगे चलेंगे। सभी स्टूडेंट देखेंगे, आपको बाद में नोट करना हो तो इसका स्क्रीनशॉट मोबाइल के ऊपर ले लीजिए। जिन स्टूडेंट्स को नोट करना हो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं साथ साथ आपको समझाता हूं व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉल्ट। बायर ने एक एसेट परचेज किया था और ये कह के परचेज किया था कि मैं आपको इसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा। ओके, हायर परचेज का मतलब है बायर ने कहा था कि इस एसेट की मैं आपको पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा। अगर बायर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करता है तो इसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट का मतलब है कि बायर ने पेमेंट नहीं की। अब जब बायर पेमेंट नहीं करता तो सेलर जनरली रिक्वेस्ट करता है कि सर आपकी पेमेंट पेंडिंग है, कर दीजिए। अगर तो बायर पेमेंट कर देता है तो ठीक है, और अगर वो रिमाइंडर के बाद भी पेमेंट नहीं करता है तो फिर उसके एसेट को हम रीपोजेस कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड रीपोजेशन। ओके, डिफॉल्ट मतलब बायर ने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं दी, और रीपोजेशन का मतलब है कि सेलर ने अपना एसेट वापस ले लिया। दिस इज नोन एज रीपोजेशन। नाउ, तो डिफॉल्ट एंड रीपोजेशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम दो तरीके से बुक्स के अंदर देखते हैं। पहला तो होता है कंप्लीट रीपोजेशन या फुल रीपोजेशन, और दूसरा होता है पार्शियल रीपोजेशन। हमारे एग्जाम में पार्शियल रीपोजेशन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, अगर आप 10 ईयर उठा के देखेंगे तो हो सकता है आपको पार्शियल रीपोजेशन के क्वेश्चंस ज्यादा मिले। एग्जामिनर कहता है कि भाई पार्शियल रीपोजेशन में ज्यादा पूछूंगा, इसमें ज्यादा नॉलेज चेक हो जाती है, और कंप्लीट रीपोजेशन वो कम पूछता है। तो आप जब बुक में देखेंगे तो आपको कंप्लीट रिपोजेशन, पार्शियल रिपोजेशन दोनों टॉपिक्स मिलेंगे। तो पार्शियल रिपोजेशन के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, ये एग्जाम में ज्यादा आते हैं। ट्रीटमेंट दोनों का एक ही जैसा होता है, लेकिन पार्शियल रिपोजेशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट होता है। ओके, नाउ क्या होता है कंप्लीट रिपोजेशन, क्या होता है पार्शियल रिपोजेशन, मैं आपको पहले क्वेश्चन रीड करके बताता हूं, तब आपको दिखाऊंगा। ओके, हमारे साथ आपको लेके चलते हैं पेज नंबर, यहां पर आप देखिए। जस्ट रीड करना है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। व्हेन हायर परचेजर फेल्स टू पे इंस्टॉलमेंट इन टाइम, वो कह रहा है कि अगर बायर अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाता तो हम इसे बोलते हैं डिफॉल्ट। और जो सेलर होता है वो, अगर आपका एसेट टेक बैक द पोजेशन ऑफ द आर्टिकल, अगर वो एसेट को ले लेता है वापिस, तो इसको बोलते हैं रीपोजेशन। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक होती है कंप्लीट पोजेशन,
और दूसरी होती है पार्शियल रिपोजिशन। ओके, कंप्लीट रिपोजिशन और पार्शियल रिपोजिशन। घबराने की कोई बात नहीं, दोनों की दोनों जो हैं दोनों का ट्रीटमेंट एक ही जैसा होता है। तो मैं आपको लेके चलता हूं पार्शियल रिपोजिशन पर, और कंप्लीट रिपोजिशन आपको बाद में खुद से पढ़ने के लिए छोड़ देंगे। ये आ गया हमारा पार्शियल रिपोजिशन। नाउ पार्शियल रिपोजिशन हमारे पास पेज नंबर है 27। कितना ये आसान है कि कहने की बात नहीं है। ओके, और मैं एक काम करूंगा, मैं किसी बच्चे से बात करूंगा, और किससे बात की जाए? हमारे सामने अंशी पराशर आ रही हैं। अंशी जी मुस्कुरा रही हैं। जरा अंशी जी अपना वेबकैम ऑन करेंगी? अंशी जी अपना वेबकैम ऑन कीजिए। मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही अंशी पराशर। माइक ऑन कीजिए अंशी पराशर। चेक करो, हमने तो यहां से आपको परमिशन दे दी है। चलिए, अंशी से तो हमारी बात नहीं हो पा रही है, हम एक काम करते हैं, और एक और स्टूडेंट को हमने लिया है, शालू चौहान हमारे सामने है। माइक ऑन करेंगे शालू जी? हो गया सर। गुड हो इवनिंग गया है। सर। गुड इवनिंग। शालू जी, आप पुरानी क्लासेस में थी? ठीक है, जी सर। अगर आपसे कुछ पूछेंगे तो बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं क्रेडिट पर, तो हमारी क्या एंट्री होती है? असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। बिल्कुल ठीक। हमारी एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। जब हम हायर परचेज में भी एसेट बाय करते हैं तो भी हमारी एंट्री यही होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। करेक्ट? ठीक है। डिफॉल्ट का मीनिंग क्या है? डिफॉल्ट का मीनिंग है जब बायर पेमेंट ना करे। वेरी गुड। और रीपोजेशन का मतलब क्या है? जो उसने असेट्स ली थी हम वो वापस ले सकते हैं अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो। ठीक है, यानी मैं बायर बन के आपसे पूछ रहा हूं, बायर ने पेमेंट नहीं की, तो बायर को अपना एसेट रिटर्न करना पड़ गया वेंडर को, इसी को बोलते हैं रीपोजेशन। ठीक है, तो मैंने आपको रीपोजेशन का ट्रीटमेंट नहीं सिखाया। अगर मैं आपसे पूछूं कि रीपोजेशन की एंट्री क्या होगी, बायर की बुक्स में रीपोजेशन की एंट्री क्या होगी, तो क्या आप बता सकते हैं? एचपी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बायर उससे कहते हैं असेट्स अकाउंट। वेरी वेरी गुड। ये आपने बुक से देखा या सोच करके सर बुक बताया? सर बुक ही नहीं है, मतलब जब हम लेंगे तो हम उल्टी एंट्री कर देंगे और जब हम देंगे तो हम सीधी एंट्री कर देंगे। अरे उल्टी सीधी छोड़ो, आप सीधी बात कहते कि सर एसेट बुक हमारे ही से नहीं है। जा। हाँ, नहीं, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इसका मतलब आप बात समझ गए। समझाने से पहले ही, मतलब कई बार होता है कि स्टूडेंट कहता है कि मुझे टीचर समझाएगा। अगर हम सोचें कि हमने एसेट हमें रिटर्न करना पड़ा वेंडर को, तो हमारी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। असेट्स अकाउंट। क्योंकि हमारा एसेट जा रहा है तो हम एसेट को क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें सिखाना कुछ नहीं है, अब हम इस एंट्री को बनाएंगे और वहां पर पोस्ट करके दिखा देंगे। ठीक है। अब मैं किसी और बच्चे से बात करता हूं, वरना हमेशा एक ही बच्चा कहेगा कि सर मुझे तंग करते हैं। तो हम बात करते हैं, अब किसी और स्टूडेंट से बात करते हैं, और बात करने के लिए हमें वेबकैम ऑन चाहिए। तो मेरे सामने फिर साहिल को दोबारा से पकड़ लेता हूं, चलो।
साहिल बेटे अपना माइक ऑन कर। सर। अभी हमारी एक बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट के साथ बात हो रही थी, आपने सुनी थी? जी बिल्कुल। मैं उनसे पूछ रहा था कि अगर हम, मतलब बायर अगर अपना एसेट रिटर्न कर दे क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो क्या एंट्री होती है? वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट। वेरी वेरी गुड। अच्छा, जब हम एसेट को बाय करते हैं तो क्या एंट्री होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन कहता था कि हमने एसेट परचेज किया, तो हम बहुत इजीली एंट्री बनाते थे, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। किस प्राइस से बनाते थे? सर जो कैश प्राइस होता था। वेरी वेरी गुड। अब जब हम एसेट को रिटर्न करेंगे वेंडर को, तो मेरी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट। नाउ प्रॉब्लम यह है कि वो हम किस प्राइस से बनाएंगे। शालू मैडम ने हमें इस बात का आंसर दिया ही नहीं। सर जहां तक कि हमने पेमेंट कर दी होगी उसको माइनस कर देंगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने एंट्री तो बता दी बिल्कुल ठीक कि एस सर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट एंट्री बनेगी। नाउ सेकंड पॉइंट ये रह जाता है कि किस अमाउंट से वो एंट्री बनाऊं मैं। सर कैश प्राइस में से जितना हमने पे कर दिया था अरे रुको 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 वो रुको माइनस। रुको। अरे रुको यार, जो चीज तुम्हें पढ़ाई नहीं उसके लिए तुम्हारे को इमोशनल नहीं होना ज्यादा, सिर्फ सोचना है कि अगर कोई एसेट पुराना हो जाता है तो उसका कोई फिक्स प्राइस नहीं होता। जब आपने लिया था वो नया एसेट था, इसलिए आपने जो भी उसका फिक्स प्राइस था उससे एंट्री पास कर दी। जब मैं रिटर्न करूंगा तो ऑब्वियसली वो एसेट पुराना हो चुका है। ओके, पुराने एसेट की वैल्यू लगाने के लिए क्वेश्चन हमें कुछ ना कुछ बताएगा कि भाई ये इतना पुराना हो चुका है। जितना पुराना हो चुका है उतनी उसकी हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे और वैल्यू को निकाल लेंगे। समझ में आया? मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि जो एसेट मैं रिटर्न करने जा रहा हूं वो 2 साल पुराना है, तो मैं उसकी वैल्यू, कॉमन सेंस लगाओ कि मैं उसकी वैल्यू कैसे निकालूं। क्वेश्चन कहेगा 2 साल पुराना है तो 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा लो। समझ में आया? यही काम मैं करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आई? मैंने भले साहिल से बात की, शालू से बात की, और एक आधे बच्चे से हमने और भी बात की, लेकिन यही कंसेप्ट करके दिखाऊंगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है? तो आइए और मेरे साथ साथ हम इस काम को करेंगे। बट पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन को उस स्टेज तक लेके जाएंगे जहां पर डिफॉल्ट हो रहा है। ओके, पहले हम वहां तक लेके जाएंगे। तो हम चलते हैं और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बेटे? मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है अपने पास, क्या आपको भी ब्लर दिख रहा है? हम्म। अगर आपको क्वेश्चन क्लियरली दिखाई दे रहा है तो जरा थम्स अप करके बताइए। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कंपनी परचेज्ड 2 मशीन्स of 10,500 each on hire purchase system, paying 6,000 down and remainder in 3 equal installments of 5,000 each together with interest at the rate of 5% per annum। और हम लोग यहां चलते हैं और मेरे साथ साथ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 14। ओके, बायर है ए कंपनी और उसने परचेज की है 2 मशीन्स
ऑफ 10,500 ईच। इसका मतलब टोटल डीलिंग प्राइस 21,000 है। पहले हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन में कैश प्राइस है, दो मशीन्स का मिला के टोटल कैश प्राइस है 21,000। डाउन पेमेंट 6,000 और 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 5,000 ईच प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। सबसे पहली बात मैं क्वेश्चन बच्चों को बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1, वो ये कि क्वेश्चन के अंदर जो कैश प्राइस दिया हुआ है वो ईच मशीन का 10,500 है, लेकिन जो हमें पेमेंट शेड्यूल दिया हुआ है वो दोनों मशीन्स का कंबाइंड है, अलग अलग नहीं है, दोनों मशीन्स का कंबाइंड है। ये बात समझ में आई? जल्दी बोलिए, बात समझ में आई? ओके, नाउ क्वेश्चन सेज the company writes off depreciation at the rate of 10% according to diminishing balance method। जो बायर कंपनी है वो अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करती है एट द रेट ऑफ 10%, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके, डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। नाउ द कंपनी कुड नॉट पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट, और मैं यहीं पे रुक जाता हूं। द कंपनी कुड नॉट पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट। पहले मैं क्वेश्चन को यहां तक बनाऊंगा और फिर मैं आपके साथ ट्रीटमेंट डिस्कस करूंगा। ठीक है नंदिनी जी? मेरे सामने नंदिनी जी आ रही हैं। ओके, नंदिनी जरा हैंड रेस करके बताएगी। ओके, यस, चलिए जी शुरू करते हैं। और हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं। पहला अकाउंट होता है हमारे पास मशीन अकाउंट, ये लीजिए मशीन अकाउंट। और दूसरा अकाउंट होता है हमारे पास वेंडर अकाउंट, ये हमने बनाया हायर वेंडर अकाउंट। फटाफट ड्रॉ कीजिए, ये लीजिए हमने ड्रॉ कर लिया। एक तो एसेट अकाउंट और दूसरा हायर वेंडर अकाउंट। और ये क्वेश्चन के फैक्ट्स आपके सामने हैं और मैं वेट कर रहा हूं कि पहले आप क्वेश्चन शुरू करें। जल्दी से क्वेश्चन शुरू कीजिए, फिर मैं शुरू करूंगा। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बनाइए कितना बना सकते हैं। चलिए जी, और मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। हमारी सबसे पहली एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर।
अगर नहीं पता तो रिवाइज करते जाना। हमारी सबसे पहली ट्रांजैक्शन होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर एट कैश प्राइस। ये हो गया 21,000। ओके, इसको हायर वेंडर अकाउंट में पोस्ट करेंगे। इसको हायर वेंडर में ले जाके पोस्ट करते हैं हम लोग। तो हमारी जो पहली एंट्री यहां पर आ जाएगी, ये आ जाएगी बाय एसेट अकाउंट 21,000। नेक्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे डाउन पेमेंट। ये हमारी एंट्री नंबर 1 होती है। हमारी एंट्री नंबर 2 होती है जब हम डाउन पेमेंट देते हैं टू बैंक। डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट क्वेश्चन में थी 6,000। ओके, डाउन पेमेंट के बाद हम लोग चार्ज करते हैं इंटरेस्ट। थर्ड एंट्री होती है इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे 15,000 के ऊपर। और क्वेश्चन कह रहा था कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 5% पर एनम। इंटरेस्ट होगा 5% पर एनम। तो मेरे साथ साथ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 15,000 इंटू 5%। और इंस्टॉलमेंट क्योंकि हमारे पास एनुअल है तो 12/12, ये हो गया 750। फोर्थ स्टेप होता है कि जब हम यहां पर पेमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट की, तो यहां लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन था। यहां पर देखिए इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा 5,000 प्लस इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा 5,000 प्लस इंटरेस्ट, यानी कि मेरी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो जाए बोलिए यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो तो? ओके, कोई क्वेरी नहीं है, वेरी वेरी गुड। और हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है डेप्रिसिएशन, जब हम चार्ज करते हैं। फिफ्थ स्टेप होता है कि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और क्वेश्चन के अंदर लिखा था कि डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है 10% अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और डेप्रिसिएशन हमारा हो जाएगा 21,000 इंटू 10%। और 12/12 ये हो जाएगा 2,100। बस, अगर आपने, जिन स्टूडेंट्स ने भी हमारी फर्स्ट क्लास को ज्वाइन किया था, मैंने ये 5 एंट्रीज बताई थी। यहां देख सकते हैं सबसे पहला स्टेप होता है जब हम एसेट को लेते हैं हायर परचेज पे। दूसरा स्टेप होता है डाउन पेमेंट। तीसरा स्टेप होता है इंटरेस्ट। चौथा स्टेप होता है इंस्टॉलमेंट। फिफ्थ स्टेप होता है डेप्रिसिएशन, सॉरी। और सिक्स्थ ये जो हमारा स्टेप होता है, इसकी हम कोई अकाउंट बनाते हुए 6 नंबर स्टेप का हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो पहली बात है कि बच्चों को ये एंट्रीज याद हो जानी चाहिए और इसी स्टेप के अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
अब क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया तो चलिए बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेते हैं। 21,000 यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 21,000 माइनस 2100, ये अमाउंट आएगा 18,900। यहां ले आएंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,900, और सिमिलरली हायर वेंडर अकाउंट को भी क्लोज करेंगे 21,750, 21,750 माइनस 11,750, बैलेंस कैरी डाउन आ गया 10,000, और नेक्स्ट ईयर इसको यहां दिखा देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, 10,000। ओके, यहां तक कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथ साथ हमारी रिवीजन भी चल रही है, और मैंने आपसे कहा था कि जब हमने ये जो एंट्रीज हमने सिखाई थी आपको, रुकिए जरा, जब ये एंट्रीज हमने आपको बताई थी तो हमने आपको ये बात बताई थी कि जब हम सेकंड ईयर में आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब हम सेकंड ईयर में आ जाते हैं तो हमारी एंट्री नंबर 3 और 4 रिपीट होती हैं, यानी 1 और 2 एंट्री केवल फर्स्ट ईयर में डाली जाती हैं, सेकंड ईयर में हमारी एंट्री नंबर 3 एंड 4 रिपीट होती है। तो हम चलते हैं ईयर सेकंड ईयर में, और हमारी एंट्री नंबर 3 होती है बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लगेगा 10,000 पर 5%, 12/12। ये हो गया 500। ओके, चलिए अब इसका ट्रीटमेंट करने से पहले मैं फिर से बच्चों से बात करूंगा, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू करूंगा। मेरे सामने नीतीश कुमार शर्मा आ रहे हैं। नीतीश कुमार शर्मा जी, जरा अपना माइक ऑन कर लीजिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नीतीश कुमार जी, आप रेगुलरली आते हो क्लास में कि आज आए हो? नहीं सर, 2 क्लासेस नहीं ली थी बस, बाकी दो तो क्लास? पूरी क्लासेस ली है। पिछली वाली 2 क्लास नहीं ली? कौन सी 2 क्लास नहीं ली? पिछली वाली। अच्छा, तो क्या तुम मुझे रीपोजेशन की एंट्री बता सकते हो? हाँ सर, देखना पड़ेगा लेकिन कॉपी में। लो, क्यों? अभी आज ही हमने बताया था, जब तुम एसेट खरीदते हो उधार पे तो क्या एंट्री होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर मत बोलो, सेलर बोलो या वेंडर बोलो। ठीक है सर, वेंडरी अकाउंट से एसेट मतलब सही अकाउंट है। डेबिट टू वेंडर। अब मैंने एसेट को वापस कर दिया क्योंकि मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा था,
तो सेलर आया, कहने लगा भाई पैसे नहीं दे रहे हो तो एसेट वापस करो। मैंने कहा अच्छा ले लो भाई, ले लिया। क्या एंट्री होगी? सर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। वेरी वेरी गुड। तो मैं अगर आपसे दोबारा ये पूछूं कि रीपोजेशन की एंट्री क्या होती है, तो क्या आंसर होगा? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। नीतीश कह रहा है कि जी मैं पिछली क्लास में नहीं था, तो इसका मतलब अगर कोई और विद्यार्थी जो पिछली क्लास में नहीं था वो मेरी एंट्री समझ पा रहा है कि रीपोजेशन की एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, अब हमें जानना है इसका अमाउंट। तो हम किसी और स्टूडेंट से बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई इसका अमाउंट बता दो। और नंदिनी जी सामने पढ़ रही हैं, तो नंदिनी जी को पकड़ते हैं। हाँ जी नंदिनी जी। नंदिनी जी क्या आप मुझे बता सकते हो कि जब, हाँ गुड इवनिंग, बताएं जब हम एसेट को वापस करेंगे तो किस अमाउंट से हम एंट्री पास करेंगे? सेजल बेटे तेरा आज वेबकैम ऑफ क्यों है? जल्दी बता नंदिनी। सर मैं बात नहीं कर पाऊंगी अभी। ओहो, नंदिनी जी आज थोड़ी सी स्ट्रेस में हैं। कोई बात नहीं, हम सेजल से बात करते हैं। हम उम्मीद करते हैं नंदिनी जी आप सब फिट एंड फाइन हो, कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सेहत एकदम ठीक होनी चाहिए। हाँ जी सेजल जी, वॉइस आ रही है? यस गुड सर, गुड इवनिंग। इवनिंग। आज आप वेबकैम ऑफ करके बैठे हो, आप बात कर पाओगे नहीं कर पाओगे? यस सर, कर पाऊंगी। अच्छा ये बताओ सेजल कि हमारी रीपोजेशन की एंट्री क्या होती है? सर वेंडर टू एसेट अकाउंट। ठीक है, एंट्री सभी को क्लियर हो जानी चाहिए, वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। सिर्फ यहां पर सिखाना यह है कि ये एंट्री किस अमाउंट से पास होगी। ठीक है, तो जब भी एसेट पुराना हो जाता है और कोई सेलर उस एसेट को रीपोजेस कर लेता है, तो फिर ये बैठ के ऑन द टेबल नेगोशिएशन होती है कि ये जो पुराने एसेट है इसकी वैल्यू क्या होगी। इसीलिए जब रीपोजेशन की बात आएगी तो हमें हमेशा क्वेश्चन को रीड करना होगा। क्वेश्चन हमें कोई ना कोई गाइडलाइंस देगा कि आपने इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। ओके एवरीबॉडी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इंस्ट्रक्शन कौन देगा? क्वेश्चन देगा। हम हमेशा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हर बार एक नई लैंग्वेज लेके आएगा। क्वेश्चन आपको लैंग्वेज पढ़ के समझ में आएगा। सबसे कॉमन तरीका जो क्वेश्चन बताता है वो क्वेश्चन ये कहता है कि क्योंकि आपका एसेट पुराना हो गया है तो आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लीजिए। करेक्ट? यस। तो अभी तक सर हम डेप्रिसिएशन तो हम अभी तक भी लगा रहे थे, बट वो डेप्रिसिएशन बायर लगा रहा था। अब वेंडर कह रहा है कि आपका एसेट पुराना हो गया है तो जो डेप्रिसिएशन मैं लगाऊंगा वो मैं बताऊंगा। यानी कि अब क्वेश्चन में मेरे पास दो डेप्रिसिएशन के रेट आएंगे। एक रेट तो वो जो बायर लगा रहा है और दूसरा रेट वो जो हमारे पुराने एसेट की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है? ओके Yes, तो मैं प्रोसीड करता हूं और फिर मैं आपको वहां पर समझाऊंगा। तो बेटे सेजल ने हमें बताया कि ठीक है सर, तो मैं आगे चलता हूं और मैं अब चलता हूं आपको दिखाने के लिए कि हम जब एसेट को रीपोजेस करेंगे तो हमारी अब जो नई एंट्री होगी वो होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लेकिन 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 हमने एक स्टेप मिस कर दिया। ओके रुकिए, देखिए हमने स्टेप नंबर 3 इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, लेकिन हमने एक स्टेप मिस कर दिया। पहले ऊपर आइए और क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा था कि बायर कुड नॉट पे सेकंड इंस्टॉलमेंट। बायर कुड नॉट पे सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट से पहले हमें यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है।
अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो नोट कर लीजिए, हमें डेप्रिसिएशन पहले चार्ज करना है 18,900, 10%, 12/12, ये हो गया 1,890। $1,890, okay? Now मैं वापस लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि हमारे स्टेप होते हैं फर्स्ट ईयर में 1, 2, 3, 4 एंड 5, यही स्टेप्स होते हैं। फिर मैंने कहा था सेकंड ईयर ऑनवर्ड जो हो जाते हैं वो हमारे स्टेप हो जाते हैं 3 to 6। तो हमने 3 नंबर स्टेप बनाया, लेकिन 4 नंबर ये अभी हमारा बाकी है। अब मैं आपको यहां पर रीड करवाता हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। यहां पढ़िए क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि आपने अकाउंटिंग बनानी है टिल द डेट ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब आपने पेमेंट नहीं दी, तो इसीलिए पेमेंट की एंट्री नहीं बनेगी, बाकी सारे काम होंगे। इसका मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेना, इसका मतलब इंटरेस्ट चार्ज कर लेना टिल द डेट ऑफ डिफॉल्ट। ये काम हम कर चुके हैं, बोलो यस और नो। नाउ अगला स्टेप आएगा, जब हमारा एसेट रीपोजेस हो जाएगा तो हमारी एंट्री आएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये सभी बच्चों ने मुझे बताया कि सर एंट्री आएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, लेकिन मैंने कहा कि उससे पहले डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट चार्ज कर लेना। अब हम ये एंट्री पास करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और किस वैल्यू से पास करेंगे? एग्रीड वैल्यू से। तो हमें क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, आइए क्वेश्चन के पास चलते हैं। नाउ क्वेश्चन सेज द कंपनी कुड नॉट पे सेकंड इंस्टॉलमेंट, द वेंडर लेफ्ट वन मशीन विद द कंपनी। पढ़िए आराम से। वेंडर लेफ्ट वन मशीन विद द कंपनी। बायर कह रहा है मैंने 2 मशीन खरीदी थी, वेंडर कह रहा है मैंने एक छोड़ दी। एक छोड़ दी तो इसका मतलब उसने कितनी मशीन रिपोजेस की? एक मशीन रिपोजेस की, ओके। एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर अगेंस्ट अमाउंट ड्यू, taking machine at 20% depreciation at diminishing balance method। ये लाइन रीपोजेशन के बारे में कह रही है। हाँ जी, बताइए कितनी मशीन वापस ले ली गई? वेंडर लेफ्ट वन मशीन, इसका मतलब 2 मशीन थी। वेंडर लेफ्ट वन मशीन, इसका मतलब एक मशीन वापस ले ली गई। और इसके लिए वैल्यू कैसे निकाली गई? टेकिंग मशीन एट 20% डेप्रिसिएशन एट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ओके। तो यहां पर मैंने लिखा है कि मोस्ट कॉमन तरीका जो है वो ये है कि कैश प्राइस में से
डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन सेलर के रेट से चार्ज किया जाएगा। तो क्वेश्चन में 2 डेप्रिसिएशन रेट होंगे, ध्यान से पढ़िएगा। यहां पे लिखेंगे वर्किंग नोट, और पहले मैं यहां पे एंट्री भी डाल लेता हूं। वेंडर अकाउंट में लिखेंगे एसेट अकाउंट, एग्रीड वैल्यू। एंट्री को पोस्ट कर लेते हैं और यहां पर लिख देते हैं बाय हायर वेंडर एग्रीड वैल्यू। सारा का सारा खेल एग्रीड वैल्यू निकालने का है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। कितने एसेट रीपोजेस हुए? एक मशीन रीपोजेस हो रही है, एक मशीन रीपोजेस हो रही है। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एग्रीड वैल्यू। सर एग्रीड वैल्यू इतनी आसान है, हम निकालेंगे। मैंने कहा रे छोड़ो, मुझे निकालने दो, इतनी आसान है, आसान काम मुझे करने दो, अगले क्वेश्चन में तुम करना। बताओ जी, कैश प्राइस। सर क्वेश्चन में कैश प्राइस था 10,500। एक मशीन रीपोजेस हो रही है, इसलिए मैंने एक मशीन का कैश प्राइस दे लिया। अब सर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, उन्होंने कहा था कि जब हम रीपोजेस कर रहे हैं तो हम डेप्रिसिएशन 20% चार्ज कर रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो मुझे बताओ पहले साल का डेप्रिसिएशन, सर लिखो 2100। ओके, ये वैल्यू आ गई 8400। अभी मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ। मशीन तो सर 2 साल पुरानी है, तो 2 साल पुरानी है तो 2 बार डेप्रिसिएशन लगेगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से दोबारा डेप्रिसिएशन बताओ कितना होगा? ये होगा 1680। नाउ तो फिर अब इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 6720। बोलिए, क्लियर है? क्लियर है? स्वाति जी जरा अपना माइक ऑन कीजिए। स्वाति बेटे अपना माइक ऑन करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्वाति बेटे ये बताओ कि जब वेंडर हमसे एसेट रीपोजेस करता है, हम बायर हैं, हम क्या एंट्री पास करते हैं? सर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ठीक है, किस अमाउंट से पास करते हैं? जो एग्रीड वैल्यू हम निकालेंगे। बिल्कुल, एग्रीड वैल्यू हमें क्वेश्चन बताता है और ज्यादातर वो यही बताता है कि आप डेप्रिसिएशन लगा लीजिए। तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, हमारी वैल्यू आई 6720। ओके, यस सर। नाउ मुझे ये बताइए बायर ने कितनी मशीन्स एक्वायर की थी? सर बायर ने 2 मशीन एक्वायर की, जिसमें से 1 मशीन ही सिर्फ पोजेस होगी। ठीक है, इसका मतलब बायर के पास अभी एक मशीन बच गई होगी। यस सर। ठीक है,
बायर जो एसेट अकाउंट बना रहा है उसके अंदर बैलेंस कैरी डाउन अभी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। कितनी मशीन का आएगा? सर ओनली 1 मशीन का आएगा। अच्छा, आपने अगर नोट किया हो तो क्या आप मुझे उस एक मशीन का बैलेंस कैरी डाउन बता सकते हो क्या होगा? सर मैंने नोट डाउन नहीं करा है अभी फिलहाल, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। अच्छा, इसका मतलब सस्ते में काम हो रहा है। खैर कोई बात नहीं। आप इस बात को एग्री कर रहे हो कि उसके पास एक मशीन बचेगी? यस सर। ठीक है, वेरी वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया है। अब हम आगे चलते हैं, किसी और स्टूडेंट से बात करते हैं। और अभी हमारे सामने विवेक कुमार आ रहे थे, कहाँ चले गए विवेक कुमार? ये आ गए विवेक कुमार। अरे विवेक कुमार, जरा अपना वेबकैम ऑन कीजिए। माइक ऑन कर बेटे विवेक। विवेक कुमार जी, अपना वेब के माइक ऑन कीजिए। नहीं हो पा रहा? गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। आपका आवाज नहीं सुना रहा। आ रही है वॉइस? जी पीछे शोर आ रहा है तुम्हारे वहां से? जी सर। अरे पढ़ाई कर रहा है। चलो किसी और बच्चे से बात करते हैं, आपके वहां से शोर आ रहा है अभी। अब नंदनी हैंड रेस कर रही है, बात करना चाह रही है क्या? हाँ लो, अब ये मुस्कुरा रही है, थोड़ी देर पहले परेशान लग रही थी। लो जी, जी सर। नंदनी से बात कर लेते हैं। जी सर। नंदनी जी ये बताएं, क्वेश्चन के अंदर बायर ने कितने एसेट लिए थे? 2। 2 लिए थे। कितने रीपोजेस हो गए? 1। एक। जो एक एसेट रीपोजेस हो गया उसकी एग्रीड वैल्यू हमने निकाल ली, करेक्ट? बायर के पास अभी एक एसेट बच गया है, हाँ। उसकी वैल्यू बता सकते हो क्या होगी? जो सेम वैल्यू होगी उसकी, तो जो बची है उसके पास। आपके पास अगर नोट किया है तो जरा मुझे बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी। एसेट अकाउंट देखो और मुझे बताओ जो बायर के पास एसेट बच गया है उसकी वैल्यू क्या होगी? 2175। 2175। ये तुमने कैसे निकाला? सर जो आपने बनाया था अकाउंट वही है। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैंने पहले शालू से बात की थी, मैं शालू को वापस लेके आता हूं, शालू से पूछता हूं। शालू मैडम, जरा माइक ऑन कीजिए। शालू मैडम, जरा माइक ऑन कीजिए। हो गया सर। हो गया? क्या आप मुझे जो एक एसेट बच गया है उसकी एग्रीड वैल्यू बता सकते हो? 6750। 6750? अरे वाह, 2020 क्या चीज? 6720 ये किस चीज की वैल्यू बता रहे हो आप? एग्रीड वैल्यू। देखो, हमने 2 एसेट परचेज किए थे, एक तो वापिस हो गया, जो वापिस हो गया उसकी वैल्यू थी 6720, वो तो मैंने निकाली थी। लेकिन बायर के पास अभी एक एसेट बच गया है, उसकी वैल्यू मैंने आपसे पूछी, आपने वही 6720 बता दी। चलो मैं पवन दुबे से पूछता हूं। पवन जी, जरा अपना माइक ऑन करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पवन जी, क्या आप मुझे बता सकते हो बायर के पास जो एक एसेट बच गया है उसकी वैल्यू कितनी है? सर उसकी वैल्यू
10,500 7,500 10,500 10,500 यस सर। बहुत बढ़िया बात कर रहे हो दुबे जी, आप तो नई मशीन की वैल्यू बता रहे हो। अरे 2 साल बीत गए हैं, 2 साल के बाद मैं पूछ रहा हूं कि जो बायर के पास एक मशीन बची है उसकी वैल्यू बताओ, और आपने उठा करके मुझे 2 साल पहले की वैल्यू बता दी। सर 3,280 कैसे निकाली 3,280? सर एक साल के बाद एक जो हमने एक मशीन प्रोसेस कर दी उसका मान 6,720 आया था। हाँ, तो कहते हैं जो हमारी कैश प्राइस थी उसमें से लेस कर दिया मैंने इसे। अरे बेटे तुम्हारी रेल पता नहीं ना समुद्र के पानी पे दौड़ रही है, वो पटरी पे नहीं है। तुम अजीब बात कर रहे हो जिसका कोई संबंध नहीं है हमारी वैल्यू के साथ, इसलिए हम किसी और बच्चे को लाइन पे लाते हैं और उससे पूछते हैं। ओके, ये हैंड रेस किया है अब की बार, पहले तो बात नहीं हो पाई थी हमारी अंशी से। अंशी माइक ऑन कर भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अब की बार माइक पकड़ा है अंशी जी का। अंशी ने हैंड रेस किया। बताएं अंशी, क्या वैल्यू होगी बायर की बुक्स में जो एसेट हमारे पास बच गया है उसकी क्या वैल्यू होगी? 8,400 8,400 कैसे निकाली आपने अंशी जी? सर, जो मतलब मशीन की वैल्यू है ईच मशीन की 10,500 है और डेप्रिसिएशन हमारा है वो 2,100 निकला था अभी आपने निकाला, तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो उसमें से उसको माइनस करके। अंशी जी आपने भी अजीब बात करी है, मतलब हवाई जहाज को और रेल की पटरी पे दौड़ा रहे हो, कैसे? सर डेप्रिसिएशन तो घटेगा ना, जब तो मशीन पुरानी हो गई। बिल्कुल ठीक है। आपने बोला मुझे बताओ 8,400 की वैल्यू कैसे आई? मैंने 10,500 में से 2,100 को माइनस कर दिया। अच्छा जी, 10,500 क्या था? 10,500 मशीन की वैल्यू थी, एक मशीन कितनी? की। और 2,100 क्या था? डेप्रिसिएशन एक मशीन का। एक एक मशीन था? नहीं, दोनों का डेप्रिसिएशन था। मतलब एक की मशीन की वैल्यू में से 2 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया आपने और कह दिया सर आंसर। एक ही का होगा ना माइनस भी। हाँ, तो फिर आपका आंसर गलत हो गया ना। ओह शिट, सॉरी सर। गलत हो गया ना? हाँ जी सर। चलो ठीक है, अब हम किसी और बच्चे से पूछते हैं। और पता नहीं किसका माइक ऑन है, किससे पूछा जाए। अरे अभी तो तुमसे बात होगी, हैंड्स डाउन कर लो। चलो मैं सेजल से ही पूछ लेता हूं। सेजल बेटे तुम बता सकते हो कि जो एक मशीन बच गई उसकी वैल्यू कितनी होगी? सर 8,505 आ रही है। वाह जी वाह सेजल, तुमने तो सीधा एक ही बार में कहानी खत्म कर दी। सीधा एकदम परफेक्ट आंसर मुझे दिया। जरा बताओ, बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया, गलत आंसर दिया, आप बताएंगे कैसे आंसर आया? यस सर। सर एक मशीन की वैल्यू 10,500 है, तो पहले ईयर का डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से उस पर होगा 1,050। बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल माइनस ठीक कर कहा आपने। वो माइनस कर बिल्कुल ठीक। देंगे। हाँ उसके जी, बाद आंसर आएगा 9,450। उस पे दोबारा 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सेकंड ईयर का, तो बिल्कुल ठीक, 945 आएगा। उसको माइनस बिल्कुल। करके 8,505 ही आएगा। वाह जी वाह, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। क्वेरी सॉल्व हो चुकी है। अब मैं बताता हूं इसको निकालने का और बेहतर और आसान तरीका क्या था। ठीक है जी, चलिए नंदिनी जी को भी रेस्ट पे भेज देते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि ये आपने कैसे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सभी देखेंगे ध्यान से। यहां पर देखिए, क्योंकि मेरे एसेट अकाउंट के अंदर पहले तो हम ये वाली वैल्यू डाल लें 6,720 और ये वाली वैल्यू भी डाल दें 6,720। डाल दिया। और यहां पर जहां पर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो, मैंने आपको ये वाला पॉइंट क्लियर कर दिया कि जब एसेट रीपोजेस हो जाएगा
तो हमारी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मुझे नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि जो एसेट मेरे पास बच गए हैं, बायर के पास बच गए हैं, मुझे उसका बैलेंस ढूंढना है। और इसको ढूंढने के लिए सेजल ने बिल्कुल परफेक्टली मुझे आंसर दे दिया है। तो अब मैं यहां लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है सेजल जी, इसको करने का ना मैं एक आसान तरीका बताऊंगा, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बताऊंगा। ठीक है, यहां सभी बच्चे ध्यान देना। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी ये 2 मशीन की स्टार्टिंग वैल्यू थी, फिर मैंने ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो ये मेरी क्लोजिंग वैल्यू आई 2 मशीन की। क्लियर है? उसके बाद मैं नेक्स्ट ईयर में आया, मैंने ये वैल्यू कंटिन्यू की और मैंने फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन लो, बाद में नोट करना। अगर ये रीपोजेशन नहीं हुआ होता, आई एम यूजिंग द टर्म, अगर ये रीपोजेशन नहीं हुआ होता तो मेरी बैलेंस कैरी डाउन होती 18,900 माइनस 1890, यही होती ना। ओके, कितनी मशीन्स की होती? 2 मशीन्स की होती, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 2 ही मशीन थी, डिवाइडेड बाय 2। लेकिन मेरे पास बच गई है 1 मशीन, इनटू में 1। ओके, तो आप यहां पर अगर लिखना चाहो कि ये वैल्यू सर कैसे निकाली जाती है, तो आप यहां पे लिख सकते हो। यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि सर ये वैल्यू होती है जिस ईयर में रीपोजेशन हो रहा है उसका ओपनिंग बैलेंस ले लो, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय जितनी नंबर ऑफ मशीन थी n, और जितनी मशीन आपके पास बच गई हैं उतने से आप मल्टीप्लाई कर दो। सभी को क्लियर है? दोबारा देखिए, कोई इसमें बहुत डिफिकल्ट बात नहीं थी, सिंपल सा हमारा लॉजिक था कि आपके पास 18,900 की ईयर के बिगिनिंग में मशीन्स थी, उस पर आपने इतना यूसेज किया 1890। ठीक है, ये आपकी 2 मशीन की वैल्यू थी, आपको 1 की वैल्यू चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 8,505। ओके, बस खत्म है। अब आइए वेंडर अकाउंट को क्लोज करते हैं। पहले वेंडर अकाउंट को क्लोज करेंगे। सभी बच्चे पहले यहां ध्यान से देखिए, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। मैंने वेंडर को 10,500 रुपीज देने थे। ठीक है, मैं उसको पैसे नहीं दे सका, ध्यान से देखो, मैं उसको पैसे नहीं दे सका, तो वो मेरे से पैसों के बदले में कोई चीज ले गया जिसकी वैल्यू है 6,720। इसका मतलब अब मैंने उसे भविष्य में इतने पैसे देने हैं। मेरे ख्याल से ये आता है। क्लोज, वेंडर अकाउंट क्लोज हो गया। 10,500 रुपए देने थे, 6,720 की मशीन दे दी, बाकी पैसे मैंने उसे कहा अगले साल मुझसे ले लियो, बात खत्म हो गई। वेंडर अकाउंट क्लोज्ड। ओके, अब सभी स्टूडेंट लिखना बंद करेंगे और यहां मेरे साथ समझेंगे। बायर का दर्द समझना, लिखना मत, अब मेरी बात समझना, बायर का दर्द समझना। बायर कहता है कि अगर रीपोजेशन ना हुई होती तो मेरे पास जो मशीन थी वो थी इतने की।
अगर रीपोजेशन ना होती तो बायर कहते मेरी 2 मशीन की वैल्यू होती 17,010। समझना सिर्फ आप मेरी बात को। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। कहते हैं इसमें से जो एक मशीन रीपोजेस हो गई मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू थी 8,505। एक मशीन जो मेरे पास बच गई उसकी भी वैल्यू थी 8,505। यही थी। बायर कह रहे देखो मेरी मशीन सेलर ने रीपोजेस करी, सेलर ने मेरी मशीन रीपोजेस की और उसकी उसने वैल्यू लगा के दी 6,720। बायर की बात नोट मत करना। बायर कह रहा है देखो मेरी मशीन 8,505 रुपीज की है, लेकिन ये सेलर मुझे केवल पैसे कितने कम करके दे रहा है 6,720। इसका मतलब बायर कह रहा है इसकी वजह से मेरे को नुकसान हो गया। बायर कह रहा है भैया मेरे को कम वैल्यू मिल रही है, 1785 वैल्यू कम मिल रही है। ओके, बट हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। बस ये केवल मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि बायर को लॉस हो रहा है, 1785 का लॉस हो रहा है। ये यहां पर अपने आप निकल आएगा बाय P&L लॉस ऑन रीपोजेशन, और ये हमारी आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। अब जो एसेट अकाउंट में बैलेंस बचेगा वो ऑटोमेटिकली लॉस कैलकुलेट कर देगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहां लिखेंगे 18,900 और 18,900 में से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ 1890, 6720, 8505। ये बैलेंसिंग फिगर आपके पास आएगी 1785। ओके, एवरीबॉडी ओके नाउ। अब चलते हैं और किसी स्टूडेंट से बात करते हैं। मेरे सामने आ रही है मानसी। मानसी कुमारी जरा अपना वेबकैम ऑन करो। बेटे ये जो स्टूडेंट्स हैंड रेस करके रखते हैं प्लीज अपना वेबकैम ऑन कीजिए। मानसी कुमारी है, हरविंदर सिंह है, आंचल है, चांदनी है। बेटे क्या कोई अपना वेबकैम ऑन करेगा फटाफट? आंचल जी, आंचल बेटे अपना वेबकैम ऑन कर और बता तूने हैंड क्यों रेस कर रखा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं जो आप क्लास करवा रहे थे वो मैं क्लास नहीं ले रखी हूँ, तो मुझे लेना है। रिकॉर्डेड क्लास अगर हो तो। अरे मैडम जी अभी ये बताइए जो मैंने आज अभी बताया है इसमें कोई क्वेरी है तो वो बताइए। नो सर। ओके, नशरीन परवीन, ओके, स्वाति,
बेटे ये सब फटाफट मुझे वेबकैम ऑन कीजिए। हाँ स्वाति, तूने क्यों हैंड रेस कर रखा है? स्वाति से तो शायद हमारी बात हो चुकी थी। सर आपने जो अभी ये सेकंड जो हमारा एक मशीन बचा था उसका जो बैलेंस कैरेक्टर बताया था ना, वो सर मेरे समझ में आया थोड़ा सा। बेटे मुझे ये बताइए, जब भी आप एसेट अकाउंट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं, डेप्रिसिएशन दिखाते हैं और क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। यही यस तो सर। हम करते हैं। लेकिन जिस साल मेरा एसेट रीपोजेस हो गया, उस साल मेरे पास बस जो बैलेंस बचा वो बिगिनिंग में 2 मशीन का था, एंड में 1 मशीन का है। हाँ यस तो सर। मैंने वैसे ही निकाला कि अगर रीपोजेशन ना होता तो मेरी क्लोजिंग बैलेंस होता ओपनिंग माइनस डेप्रिसिएशन। ओके सर। ठीक है ना? और वो 2 मशीन का होता, लेकिन मेरे पास एक ही मशीन बची है, तो हमने डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 कर दिया। और क्या, यही हम बार बार करेंगे। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो अगली बार दिक्कत नहीं आएगी। सर आ गया। दूसरा तरीका जो था वो लॉन्ग मेथड ये था, जो हमें सेजल ने बताया था कि सर हम स्टार्टिंग से कैलकुलेट करके आते हैं। तो एक बार जब आप खुद से कैलकुलेट करेंगे तो दूसरी बार आप समझ जाएंगे कि हाँ सर, हमारे पास तो शॉर्टकट तरीका अवेलेबल है, तो हम इतना लॉन्ग कैलकुलेशन क्यों करें। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। ओके। नशरीन परवीन जी, अभी आपने अपना वेबकैम ऑन किया था, अपना वेबकैम ऑन कीजिए ताकि हम आपसे बात कर पाए। हाँ जी नशरीन जी, जरा अपना माइक ऑन कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं बोल रही थी ना, मेरा पीछे का क्लास छूट गया है। पीछे की क्लास जो छूट गई है वो यूट्यूब पर डली हुई है, पढ़ लीजिएगा। ओके सर। सर मैंने आज सारे बुक ले आई हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा टॉपिक चल रहा है। इस चैप्टर का नाम है हायर परचेज। हायर परचेज बुक दिखा सर। ओके सर, हायर परचेज। आप वो ढूंढ लीजिएगा, अभी बाकी सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये बात बाद में होगी। आपको कोई क्वेरी है तो मुझे बताइए जो मैंने समझाया है। नो सर। ठीक है, ओके। इसका मतलब मैं आपको वापस लेके चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या स्टेप किए रीपोजेशन के। सभी बच्चे ध्यान से, अगर हमें समझ में आ जाएगा तो हम अगली बार आसानी से बना पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है वो स्टेप होता है कि हम अपनी अकाउंटिंग पूरी करते हैं डिफॉल्ट के टाइम तक, और इसके लिए हम डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। ओके। फिर जब हम रीपोजेशन करते हैं तो बायर की बुक्स में हमारी एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं एग्रीड वैल्यू, और एग्रीड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, कैश प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। और ये लैंग्वेज ये रटना नहीं है, ये लैंग्वेज हमें क्वेश्चन बताता है। कभी क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करेगा तो हम अपनी कैलकुलेशन को भी चेंज करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कैलकुलेशन इसी तरीके से होती है। ओके। उसके बाद आपने जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम करना होता है वो काम करना होता है कि बायर के पास जो एसेट बच गए उसका क्लोजिंग बैलेंस आपने फाइंड करना होता है। एक तरीका हमें सेजल ने बताया जो बड़ा ही लॉजिकल है लेकिन लेंदी है। दूसरा तरीका टेक्निकल है जो कि मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। अगर ओपनिंग बैलेंस पता है, डेप्रिसिएशन पता है, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता। लेकिन मेरे पास सभी एसेट बचे नहीं है, तो मैं एक एसेट का निकाल के जितने बच गए हैं उतने का निकाल लूंगा। ये 2 स्टेप करने के बाद मेरे एसेट अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा वो कहलाएगा लॉस ऑन रीपोजेशन। और इसकी पिक्चर अब आप यहां पे देख लो, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नोट करना है तो नोट कर लो, फिर मैं 2 मिनट में आपसे बात करता हूं। हमने जो स्टेप किए हैं
तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स ने ये नोट कर लिया है और चलिए, ये आपने हमारे साथ सीखा, इसको हम बोलते हैं पार्शियल रिपोजेशन। और मैं आपको जरा एक बार ये भी दिखा देता हूं कि इसको हम बोलते हैं पार्शियल रिपोजेशन। ये देखिए, पार्शियल रिपोजेशन का मतलब होता है कि जब कुछ एसेट रिपोजेस होते हैं और कुछ बायर के पास छोड़ दिए जाते हैं। हमारे दो एसेट थे, एक सेलर ले गया और एक बायर के पास रह गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पार्शियल रिपोजेशन। ठीक है, अब हम आपको और कुछ नया नहीं बताएंगे, हम आपको कंप्लीट रिपोजेशन पढ़ने के लिए होमवर्क में देंगे। पार्शियल रिपोजेशन हम अगली क्लास में और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हो सकता है अभी स्टूडेंट से ना बन पाए। और ये रहा हमारा फुल रिपोजेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपके सामने आ रही है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगी। ओके, अच्छा जी, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मेरे साथ यहां पर आइए। सर, कंप्लीट रिपोजेशन में करना क्या था? सभी स्टूडेंट लिखना बंद करेंगे और मेरे साथ साथ समझेंगे। ओके, अगर हमारा कंप्लीट रिपोजेशन का ये क्वेश्चन होता तो सर कैसे करना था? ठीक है, हम यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, हम यहां पर इंटरेस्ट लिखेंगे और हम यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, जब कंप्लीट रिपोजेशन होगा तो इसका मतलब एक ही एसेट होगा, क्वेश्चन के अंदर दो एसेट नहीं होंगे। ठीक है, जब एक ही एसेट होगा तो इसका मतलब ये बैलेंस कैरिड डाउन यहां नहीं आएगा, ये बैलेंस कैरिड डाउन यहां नहीं आएगा। समझिए मेरी बात। कंप्लीट रिपोजेशन का मतलब है आपने एक एसेट बाय किया था और वो एसेट आपका रिपोजेस हो गया। सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल है। ये मेरा एसेट अकाउंट है और ये मेरा वेंडर अकाउंट है। जिस साल में रिपोजेशन हुआ ये मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन था और ये मेरा वेंडर में बैलेंस ब्रॉट डाउन था। पहले मैंने इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है, फिर मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है। जब हमारा एसेट रिपोजेस होगा तो हमारी एंट्री ये होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट। ओके, ठीक है। अगर कंप्लीट रिपोजेशन है तो नो नीड टू कैलकुलेट एग्रीड वैल्यू, आपको एग्रीड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती। कंप्लीट रिपोजेशन का मतलब है कि ये जो टोटल आया इस टोटल को यहां लिखो, यहां ट्रांसफर करो और यहां आपका लॉस ऑन रिपोजेशन आ जाएगा। ठीक है, 2 मिनट रुकिए, सिर्फ 2 मिनट। और यहां पर देखिए कि हमने आपको लिख के दिया हुआ है, इन केस ऑफ कंप्लीट रिपोजेशन अमाउंट पेबल टू एचपी वेंडर विल बी टेकन एज एग्रीड वैल्यू। यानी कंप्लीट रिपोजेशन में एग्रीड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। जो भी एचपी वेंडर का टोटल आएगा उसी टोटल को एग्रीड वैल्यू मान के हम एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, समझ में आए?
ट्राई करना, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे। ठीक है, अब जो स्टूडेंट जाना चाहें वो जा सकते हैं, और जो क्वेरी पूछना चाहें वो रुक सकते हैं। जो स्टूडेंट्स बेटे जाना चाहें वो जा सकते हैं। आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे वहां आपको पार्शियल रिपोजिशन की आगे और प्रैक्टिस करवाएंगे। होमवर्क के लिए अभी हमने सिर्फ आपको कंप्लीट रिपोजिशन दिया है। ठीक है जी, जो स्टूडेंट जाना चाहें वो जा सकते हैं, जिनकी क्वेरी हो वो रुक सकते हैं। पवन दुबे जी कह रहे हैं समझ में आ गया, ओके। चलिए अब हम पूछ लेते हैं क्या क्वेरी है। हिमांशु बेटे तूने क्यों हैंड रेस किया हुआ, जल्दी बता। बताएं जी हिमांशु। हिमांशु सिंह असवाल बताएं क्यों हैंड रेस किया हुआ है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर ये 10,500 अमाउंट ये -20% करेंगे तो 8400 आ रहा है, और हाँ जी। अलग अलग 10% निकालेंगे तो 8505 आ रहा है। बेटे सर तू अजीब 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 बातें कर रहा है। जब हम रीपोजेस कर रहे हैं तब 20% डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, और जब बायर कर रहा है तो 10% लगा रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि जब रीपोजेशन होगा तो दो डेप्रिसिएशन होंगे, एक होगा जो बायर लगा के चल रहा है, और दूसरा दिया होगा हमें एग्रीड वैल्यू निकालने के लिए। तो सर अलग अलग निकालने से तो करेक्ट आ रहा है, और अगर 20 डायरेक्ट निकालेंगे तो 8400 आ रहा है। बेटे फिर अजीब अजीब बात कर रहा है। जब रीपोजेशन कर रहे हैं, एग्रीड वैल्यू कर रहे हैं, तब हम 20% लगा रहे हैं। अलग अलग या उसको लगाने का क्या मतलब है। जब रीपोजेशन करना है तो सेलर कह रहा है कि मैं एसेट को लेके जाऊंगा 20% डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, तो नीचे कैलकुलेशन में मैंने 20% लगाया। अच्छा सर। और जब बायर की बुक्स लगा रहा हूं तो बायर कह रहा है जी मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूं 10%, तो बायर की बुक्स में मैंने 10% का डेप्रिसिएशन लगाया। अब आपने दोनों को मिलाना नहीं है। जब एग्रीड वैल्यू करोगे तो 20% लगाओगे, जब बायर की एसेट अकाउंट बनाओगे तो 10% लगाओगे। ऐसा हर क्वेश्चन में होगा। हर क्वेश्चन में आपको दो डेप्रिसिएशन मिलने वाले हैं। जितनी जल्दी समझ लोगे कि कौन सा डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल कहां करना है, उतनी जल्दी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटे। हाँ जी प्रतीक्षा जी बताएं। पहले प्रतीक्षा से ही बात कर लेते हैं। बताएं प्रतीक्षा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर इसी क्वेश्चन पे ये आपने कौन से अमाउंट पे 20% लगाया है, मुझे ये समझ नहीं आया। प्रतीक्षा जी। कैसे अमाउंट है। प्रतीक्षा जी, सेलर ने कहा हाँ था जी। कि मैं जो मशीन लेके जाऊंगा उस पे मैं 20% डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग से एक वो शुरू हो गई। किया। स्टार्टिंग से शुरू किया कि जो एक मशीन वो ले गया उसकी स्टार्टिंग में वैल्यू थी 10,500। उसी के ऊपर मैंने 10% डेप्रिसिएशन पहले साल का भी लगाया और दूसरे साल का भी हाँ, लगाया, क्योंकि मेरा एसेट 2 साल बाद रीपोजेस हो रहा है। बस इसमें क्या दिक्कत है। तुम पूछ रहे थे कि 20% वैल्यू आपने डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगाया, हाँ मैं ये पूछ रही थी। तो बता दिया। स्टार्टिंग से शुरू करूंगा ना। वो मशीन जो थी 10,500 की थी, 20% डेप्रिसिएशन पहले साल का लगाया, 20% दूसरे साल का लगाया, जो वैल्यू बच गई वो मेरी एग्रीड वैल्यू निकल आई। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ओके। हाँ जी मोहित कुमार जी माइक ऑन करो।
बोलिए गुड मोहित। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली मुझे सिलेबस जानना है, कौन कौन से चैप्टर आएंगे। बेटे सिलेबस मेरे से मत पूछो, वेबसाइट पे जाओ, DUSOL की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे चैट में लिखो, वो आपको सिलेबस दे देंगे, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटे। हाँ जी चांदनी जी बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मेरे पास ना सॉल की बुक्स है, मैंने इसमें देखा तो हायर परचेज का मुझे चैप्टर ही नहीं मिला। बेटे सोल के पास ना 3 वॉल्यूम है, हो सकता है उन्होंने आपको दूसरा वॉल्यूम दे दिया हो। DUSOL की वेबसाइट पे जाओ, वहां से बुकलेट डाउनलोड कर लो, 3 वॉल्यूम है। वॉल्यूम नंबर 1 में हायर परचेज जरूर होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना मिले। सर इन्होंने मुझे 2 दी थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो मैंने फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में देखा, मिली ही नहीं मुझे। अब बेटे मुझे नहीं पता आपके पास उन्होंने कौन सी वाली दी है, पर आप वहां पर जाओ वेबसाइट पर, या तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, बट आपके पास कोई एक वॉल्यूम मेरे हिसाब से कम है, उस वॉल्यूम में आपको हायर परचेज जरूर मिल जाएगा। ओके सर, ओके। और सर मेरा एक और डाउट था सर, इसमें जो हायर वेंडर अकाउंट बनाया था हमने, हाँ सर इसमें 2 बैंक अकाउंट जिसमें इंस्टॉलमेंट था, हाँ। सर इसमें 5000 प्लस 750 किया था, तो 750 कहाँ से आया था? वो तो हमारा इंटरेस्ट था। सर इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे हम इंटरेस्ट तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ? यहाँ पर पहले हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो है 750 का, ये रहा, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और फिर ये यहाँ पे लाके हमने जोड़ दिया। ओके सर, ओके ओके ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। हाँ जी नीतीश कुमार जी, कीजिए माइक ऑन। सर मुझे पूछना था कि पिछले 2 क्लासेस की मतलब अगर किसी ने स्क्रीनशॉट ले रखा हो या नोट्स बना रखा हो तो वो ग्रुप में शेयर कर दे बस। बेटे ग्रुप के लोग तुम्हारे लिए काम क्यों करेंगे? तुम्हारा कोई दोस्त हो तो उससे संपर्क कर लो, बाकी मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर डाला हुआ है, मेरे YouTube चैनल पे जाओ, गगन कपूर क्लासेस, वहां लिखो, मिल जाएगा, वहां पे चेक कर लेना। ठीक है सर। नहीं जो हमने ग्रुप बनाया ना सर, DUSOL ग्रुप का, हाँ उसमें के लोगों से बोलो अगर कोई क्लास अटेंड कर रहा हो तो। आपने जो ग्रुप बनाए हुए हैं उसमें स्क्रीनशॉट से अगर समझ में आ जाएगा तो स्क्रीनशॉट से अच्छी तो तुम्हारी किताबें हैं, बड़े सुंदरता से वहां सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लो भैया। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। हाँ जी कनन जी, माइक ऑन करेंगे। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मुझे ये पूछना था, इस चैप्टर में अक्रूवल सिस्टम हमारा करना होगा, वो सिलेबस में है अभी। बेटे पता नहीं कौन कौन सी टर्म है, आप उसको भूल जाओ, हमने यही करना है जो हम कर रहे हैं। इसे हम ज्यादातर फुल कैश प्राइस सिस्टम बोलते हैं। तो सर मतलब अक्रूवल सिस्टम नहीं करना ना अभी? नहीं, अभी आप एक्रूवल सिस्टम को भूल जाइए, अभी आपने जो फॉलो करना है वो फुल कैश प्राइस सिस्टम फॉलो करना है, जिसमें हम एसेट को बाय करते हैं और फर्स्ट एंट्री में फुल कैश प्राइस से एंट्री पास कर देते हैं। और सर जो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी दे रखा है आगे बुक में, वो भी करना होगा? वो आगे चल के बात करेंगे ना, अभी तो पहले हम ये वाला पार्ट पूरा करेंगे। इसको लार्ज वैल्यू आइटम बोलते हैं, उसको स्मॉल वैल्यू आइटम बोलते हैं, वो बाद में आएगा। ओके सर। ठीक है, आपका मेरे ख्याल बीकॉम ऑनर्स है? यस सर। रेगुलर कॉलेज है SOL है? सर रेगुलर। तो रेगुलर कॉलेज में HP ट्रेडिंग उन्होंने सिखा दिया होगा अभी। हाँ सर, वो चैप्टर हो गया। अच्छा तो ठीक है, बनाना आ गया HP ट्रेडिंग? सर मुझे समझ नहीं आया था वो क्लास में। उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल वैल्यू आइटम, उसमें HP ट्रेडिंग बनता है और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम बनता है। तो वो हमारा रिमेनिंग बैलेंस 50% पार्ट होता है इस चैप्टर का। अभी हम
फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है ना डील कर रहे हैं, और इसे हम लार्ज वैल्यू आइटम्स बोलते हैं। और एग्जाम में उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन लार्ज वैल्यू आइटम का होगा और उसकी चॉइस में एक क्वेश्चन एचपी ट्रेडिंग या स्टॉक एंड डेटर्स मेथड का होगा। तो पहले ये वाला सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सिलेबस में तो गिवन ही नहीं है ये। क्या नहीं गिवन है बेटा? अक्रूवल सिस्टम भी और ट्रेडिंग अकाउंट भी इस चैप्टर में। अगर सिलेबस में गिवन नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। अगर बुक में दिया हुआ है तो फिर कैसे दिया हुआ है मुझे चेक करना पड़ेगा। और वैसे भी अक्रूवल सिस्टम चलता नहीं है, और एचपी ट्रेडिंग में भी शायद कुछ इश्यूज हैं। अब कई बार यूनिवर्सिटी क्या करती है, टॉपिक्स हट जाने के बाद भी उसको इंक्लूड कर लेती है। जैसे हमने लास्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर करवाया था, उसमें अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखते हैं तो लीफो मेथड अलाउड नहीं होता, लेकिन लीफो मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट होता है तो हमें पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आपको एक्रूअल सिस्टम अभी हमने बताया भी नहीं है, वो ना ज्यादा यूज होता है, यही मेथड ज्यादा यूज होता है। ओके सर। ठीक है। आपके कॉलेज में बुक कौन सी है? सर दोनों लगवाई हुई है, आलोक कुमार भी और जया मूंगा भी। आपने कौन सी ले रखी है? सर मेरे पास आलोक कुमार है और जया मूंगा भी, दोनों ही है। दोनों में एचपी ट्रेडिंग और एक्रूअल मेथड दोनों दिए हुए हैं। सर मैंने आलोक कुमार में देखा है, जया मूंगा में चेक नहीं किया था। हाँ, उसमें तो है। इसमें भी दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, आज का जो पढ़ाया उसमें कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। सर नहीं आ गया समझ सारा। ठीक, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी ये समझ नहीं आएगा। अभी हम एक क्लास और प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, सुमित गुप्ता जी बताएं। सर मेरे को एक बार को पूछना था, जो अभी लास्ट क्वेश्चन करा उसमें वर्किंग नोट के बाद कौन सी एंट्री पोस्ट हुई थी? मेरा रिकनेक्टिंग पे चला गया था सीधे टीम्स। दोबारा बोलो, क्या पूछ रहे हो? सर ये जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसका वर्किंग नोट तक मेरा हो गया था, उसके बाद जो एंट्री पोस्ट वर्किंग नोट में हमने एग्रीड वैल्यू निकाली थी। यस सर, 6720। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैंने काफी देर तक ये समझाने की कोशिश की थी कि बायर के पास अभी कुछ एसेट बच गए हैं, उसकी क्लोजिंग बैलेंस हमने कैसे निकालनी है, ये हमने समझाने की कोशिश की थी। ओके सर। ठीक है। यस सर। और सर उसकी आगे की उसमें पोस्टिंग क्या हुई थी इस अमाउंट की 6720 की? हमारी एंट्री क्या थी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो एक एंट्री वेंडर अकाउंट के डेबिट में जाएगी, दूसरी एंट्री एसेट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी। यस सर। उसके बाद कुछ एंट्री थी बाय पीएनएल से कुछ थी सर। आपने नोट नहीं किया, मैं दिखाता हूं। यस सर। यहां पर देखिए, ये मेरा माउस आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। ये हमने रीपोजेशन की एंट्री पास की, वेंडर में डेबिट किया और ऊपर एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। यस सर। उसके बाद जो एसेट बच गया उसका बैलेंस निकाला 8505। ओके सर। और जो बच जाएगा ये उसका बैलेंसिंग फिगर होगी। आप अपने नोट्स बनाना चाहें तो अपने नोट्स बनाइए, अगर आपको अपने नोट्स बनाना पसंद ना हो तो हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखवाया है, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा। ओके सर। हाँ जी संजीत जी, रुकिए, मैंने देख लिया है, चिंता ना करें। थोड़ा सा मुझे भी मौका दें, मुझे बहुत सारे बच्चों को हैंडल करना पड़ता है, 2 मिनट का समय लगता है। बताएं, माइक ऑन कर लीजिए। चलिए, हाँ जी माइक ऑन कीजिए संजीत कुमार जी, जल्दी से। तुम्हारा माइक ऑन नहीं है, तुम माइक ऑन करो अपना। तब तक मैं अमृता रावत से बात कर लेता हूं। अमृता बेटे, अपना माइक ऑन कर। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर आपने होमवर्क में इलिस्ट्रेशन 11 दे रखा है, बट सर मेरी बुक में वो दिया नहीं है सर, वो 8 तक ही दिया हुआ है सर। तो आप मेरे को क्वेश्चन बता सकते हैं? अब तुम्हारी बुक में पहला कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है फुल रिपोजिशन का, बताओ। एक सेकंड देख के बताती हूँ।
बुक कौन सी है तुम्हारे पास ये बताओ। सर केबी गुप्ता वाली। हाँ तो फिर केपी गुप्ता थोड़ी हम यूज करें, वहां जो जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 और फुल रिविजन की वो बना लेना। इसमें तो दिया ही नहीं है। अमृता जी बुक में मिल जाएगा, छोड़िए। और कोई क्वेरी हो तो बताइए। जब आपकी बुक दूसरी है तो वहां से जो आप क्वेश्चन पढ़ोगे मुझे यहाँ पता थोड़ी चलेगा। जो भी बुक है उसमें से फर्स्ट इलस्ट्रेशन आप बना लेना। ओके सर, थैंक यू। संजीत तुम्हारा माइक अभी तक चला नहीं। सत्यम तिवारी बताओ जी। सत्यम तिवारी हमारी क्लास में रेगुलरली हमें दिखते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर ये जो लास्ट टॉपिक आपने कराया ना, कंप्लीट रिपोजिशन का अकाउंट्स बना के दोनों हाँ। एसेट और वेंडर, सर एक हाँ। बार ये दोबारा बता देना अकाउंट शो करके। वो क्या हो ना कि बेटे नोट नहीं कर पाएंगे कंप्लीट तो ऐसा है, सुनो, कंप्लीट रीपोजेशन हो या पार्शियल रीपोजेशन हो, हमारी रीपोजेशन की एंट्री क्या होती है? सर हमारी रिपोजिशन की एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है, अगर कंप्लीट रीपोजेशन है तो हमें कोई एग्रीड वैल्यू नहीं निकालनी है। जो भी वेंडर अकाउंट का बैलेंस है उसी से एंट्री पास कर देनी है। ओके। जैसी एंट्री पास करोगे वेंडर अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा, उसमें कोई बैलेंस आएगा ही नहीं। और एसेट अकाउंट में कोई बैलेंस निकलना ही नहीं है, क्योंकि कोई एक ही एसेट था वापस चला गया। वहां पर जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो लॉस बन जाएगी अपने आप। ओके बस खत्म। सर एक बार ना वो स्क्रीनशॉट कर दो, स्क्रीनशॉट ले लूंगा, आगे चल के समझने के लिए ना रिवाइज कर लूंगा नोट करके तो अपने मैं दिखाता हूँ आपको, रुकिए। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वेंडर अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा वो निकाल के एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, और फिर जो एसेट अकाउंट में बच जाएगा वो आपका सारा का सारा लॉस बन जाएगा। जी सर, आगे समझ लो सर। यस सर, थैंक यू सर। दामिनी सोनी बेटे, अगर मेरी वॉइस आ रही है तो अपना वेबकैम ऑन कर लो, अदरवाइज आपसे बात नहीं हो पाएगी। यस यस दामिनी जी बताएं। एक सेकंड रुकिए, मैं आपका माइक ऑन कर दूं। एक सेकंड रुकिए बस। हाँ जी, अब ऑन कीजिए। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे। सर वो वर्किंग नोट में जो आपने सेकंड डेप्रिसिएशन माइनस किया था ना, जिसका वैल्यू था 1680, बिल्कुल ठीक। वो मुझे नहीं समझ में आया सर, वो कहाँ से आया है? बेटे जो सेलर ने एसेट रीपोजेस किया है, सेलर ने आपसे क्या कहा था कि मैं कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा? 20%। 20%। तो आपकी जो मशीन थी उसकी ओपनिंग वैल्यू थी 10,500। यस सर। तो फर्स्ट ईयर आपने उस पर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज किया। यस सर। कितना आया? 2100 लेस किया तो 8400 आया। हाँ, तो नेक्स्ट ईयर जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो इसी वैल्यू पे चार्ज करेंगे। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। यस सर, नहीं इस पे नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे? सर, क्योंकि वो एसेट रिपोज हो गया है ना, तो रीपोजेस कब हुआ है? सेकंड ईयर के बाद रीपोजेस हुआ है। तो अभी तो आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर की वैल्यू निकाली है। यस सर। तो एक डेप्रिसिएशन और लगाएंगे ना, तब तो सेकंड ईयर की वैल्यू आएगी। सर तो ये 1680 कैसे कैलकुलेट हुआ है, मुझे ये नहीं समझ में आया। मैं थोड़ा गड़बड़ हो रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा। मैं यही तो आपको बता रहा हूं। सेलर ने आपसे क्या कहा था कि मैं जो आपसे एसेट रिटर्न लूंगा उस पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा? 20%। कौन से मेथड से? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या कहता है? जो बैलेंस बच जाएगा उसका 20% चार्ज करूंगा। यस सर। तो पहले साल जो आपने 10,500 लिया, 2100 माइनस किया तो वो वैल्यू आई 8400। यस सर। अब इसी के ऊपर फिर 20% चार्ज कीजिए। ओके सर। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यही तो कहता है, जो बैलेंस बचेगा उसका 20% मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। थैंक यू सर। ओके बेटा।
हाँ जी, और कोई स्टूडेंट है हमारे साथ? हमें किसी और स्टूडेंट का माइक यहाँ पर ओपन दिख नहीं रहा है, वेबकैम। तो मेरे ख्याल सभी से लगभग बात हो चुकी है। संजीत कुमार का तो वेब माइक ऑन हो ही नहीं पा रहा है, तो उनसे क्या बात करें। मानसी कुमारी वेबकैम ऑफ है। और मुझे किसी और का वेबकैम दिख नहीं रहा है। चलिए, तो हमारी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू।